डॉक्टर साहब की एक बात जो थी ना, जो इन्होंने कहा कि बिल क्लिंटन और सेक्रेटरी क्लिंटन के अलावा जो ओबामा की कैंपेन टीम उन्होंने वोटर्स को निकालने में एक बहुत ज़बरदस्त और आउटरीच प्रोग्राम वो अपनी जगह। लेकिन मैं न्यूज़ रूम में बैठे जब हम इसको सारा मॉनिटर कर रहे थे, इन चीज़ों के अलावा वोटर जिस एक और वजह से बाहर निकला है जो बहुत शायद अभी नहीं गौर किया गया, वो ये था कि रोमनी कैंपेन ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ में फिर उस बात पे डरा रहे थे कि रोमनी आ गया। पॉल रायन ने 2 बजे बयान दिया कि जनाब हम जीत रहे हैं। कार्ल रोव जो जॉर्ज बुश का पंडित और गुरु और सब कुछ था, रूह रवा था, उसने ऑपेड दिया। फॉक्स न्यूज़ पे बैठ के वो ओहायो हार गया था रोमनी, वो नहीं मान रहा था, राइट। तो जो प्रो ओबामा वो वोटर्स थे जो पिछली दफ़ा एक एंथुजियास्टिक वोटर की वजह से निकले थे, इस दफ़ा ज़रा थोड़े स्लो थे, वो इस डर से निकला है कि यार कहीं फिर ना हार जाए। तो वो जनाब घरों से मैंने देखा भागे। इवन न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में और कैलिफोर्निया में आखिरी वक्त पे लोग निकले। तुम्हारी बात को इस तरह करता हूँ कि जैसे कि तो वो उल्टा पड़ गया है। ओहायो से पहले पेंसिल्वेनिया का हो रहा था कि वो शेकी स्टेट है और वो अब डेमोक्रेट रहेगी, तो बिल क्लिंटन गए और उसके बाद यकीन तौर पर हालात बदले। एक चीज़ वकील साहब, एक नुक्ता और शामिल करना चाहता हूँ कि हमने देखा कि बड़े लोग ब्लेम भी लगा रहे हैं। जो ब्लेम गेम अभी पार्टी के अंदर यानी रिपब्लिकन्स के अंदर शुरू हुई है, उस पर टी पार्टी पर बड़ी उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। अगर रिपब्लिकन्स ने 2 सीटें सेनेट में हारी हैं, यानी उनकी जो पहले तादाद थी उससे 2 सीटें कम हुई हैं, वो भी टी पार्टी कैंडिडेट्स हारे उनके। आप क्या कहते हैं कि क्या टी पार्टी ने वाकई सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? देखिए, टी पार्टी यकीन तौर पर बिल्कुल पहुंचाया, और उसको टी पार्टी की हैसियत उस तरह की थी कि वो अक्सर कोई छोटा बच्चा मर जाए तो एक शेर कहा जाता है, हसरत तो उन गुंचों पे है जो बिन खुले मुरझा गए। टी पार्टी का वही हशर होना था, हुआ। टी पार्टी वक्त की इजाद थी, टी पार्टी ने बहुत कुछ हुए, और उसको गले लगाने वाले जो थे उन्होंने देख लिया कि टी पार्टी से उनको कितना नुकसान पहुंचा। तो टी पार्टी मेरा लेकिन अच्छा, ये टी पार्टी के ऊपर हम बाकी साथी भी हमारे इस पे कमेंट करेंगे। लेसन भी है जहांगीर के, ये चीज़ भी ट्रेंड शो कर रहा है कि अमेरिका में अब कंजर्वेटिव जो ट्रेंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट एक आ रही है। ये बिल्कुल लैंडस्केप तो ये भी एक शिफ्ट है कि लोगों ने, वो तो बहुत रिजल्ट थे ना, इवन रिपब्लिकन टी पार्टी नहीं है लेकिन एक्सट्रीम एजेंडा की जगह यहाँ पर नहीं है। ये एक बात इससे साबित हुई है। और आपको पता है, मैंने कहा तबकाती जंग जो है वाकई ये कि अमीर और गरीब की जंग है। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से नुक्ता आगाज है कि वो टी पार्टी ने भी एक्सट्रीम पोजीशंस ली। अगर रेगन साहब भी थे और वो भी मतलब रिपब्लिकन थे, लेकिन एक एतदाल भी एक। लेकिन वकील साहब, डोंट यू थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ स्टेटस को इलेक्शन। व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट बैठा हुआ है, सेनेट में डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ पर रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है। एट द एंड ऑफ द डे हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जब हम यानी जो मौजूदा टर्म जो अभी ख़त्म होने वाली है, अभी तो ये जो कांग्रेस है इसकी तो अभी वो अहमियत नहीं रही, दायर है। उसके दौरान हमने एक ग्रिड लॉक देखा था। डू यू सी कि ये ग्रिड लॉक अभी मजीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में? ये मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए इस वक्त जो पहली दफ़ा ग्रिड लॉक हुआ था, यकीनी तौर पर ओबामा के हाथ बंधे हुए थे। ना ओबामा साहब अब वोट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं पब्लिक से भी, और ना वो उन लोगों को इतना बर्दाश्त करेंगे। तो आज की टोन आपने देख ली होगा, ओबामा ने साफ साफ कहा कि मैं अमीरों पे टैक्स बिल्कुल लगाऊंगा। हाँ, ये फिस्कल क्लिफ वाली बात बिल्कुल सही है। फिस्कल क्लिफ पे बात होगी, निगोशिएट होगा, एंड मेरा ख्याल है कि ओबामा विल गो आउट ऑफ हिज वे, लेकिन ही विल डू व्हाट ही सेज कि यकीन तौर पर अमीरों पर टैक्स लगेगा, गरीबों पर टैक्स नहीं लगेगा, स्टूडेंट पर नहीं लगेगा, सीनियर सिटीजन पर नहीं लगेगा। ये बातें होंगी। तो मैं सोचता हूँ कि जहरियत और पूरी कुव्वत के साथ ओबामा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइए कि जो फिस्कल क्लिफ की बात हुई, बड़ा इसका आजकल चर्चा है। आज भी हमने देखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर जॉन बेनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, प्रेसिडेंट ओबामा की बड़ी ब्रीफ स्टेटमेंट देखी, जिसमें कि वो जिक्र कर रहे थे कि जी किस तरीके से दे हैव ड्रॉन बेसिकली देयर लाइंस। ज़रा ये फिस्कल क्लिफ को ज़रा बयान कीजिए कि ये है क्या चीज़, थोड़ा को लोगों को समझाइए कि ये है क्या चीज़। ये हमारे दोनों भाइयों ने जो बात की है, मैं उसमें ज़रा डबटेल कर लूँ एक कपल ऑफ पॉइंट्स। कि एक बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा चाहे कितना स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो,
लेकिन एट द सेम टाइम मिड टर्म इलेक्शन फिर आने हैं 2014, राइट, फिर 16 में फिर इलेक्शन आने हैं डेमोक्रेट, और इन्होंने बैटल लाइन ड्रा कर। और डॉक्टर साहब नेक्स्ट ईयर जो न्यूयॉर्क में जैसे सिटी गवर्नमेंट के इलेक्शन वो आ रहे हैं और वो बहुत बड़े इलेक्शन है, तो ये सारी चीजें रिपब्लिकन ने भी ज़हन में रखी। रिपब्लिकन वोंट लाइक कि दे शुड बी पोर्ट्रेड एज नेगेटिव पीपल। तो ओबामा की जो आर्टिकुलेशन होगी उसकी सक्सेस इसमें है, उसकी लीडरशिप की सक्सेस इसमें है कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन शुरू करे और अमेरिका को टुगेदर दे शुड मेक इट मूव फॉरवर्ड। और रिपब्लिकन्स आर विलिंग टू कंप्रोमाइज, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम आपकी बात मान लेते हैं लेकिन टैक्सेस और ना लगाए जाएं। वो जो आप इनकम जनरेट करेंगे टैक्सेस से, वो इनकम जो है वो स्पेंड ना की जाए जिस तरह स्पेंडिंग कट्स करें, अपनी मर्जी से स्पेंड करते जा रहे हैं, उसकी बजाय दे शुड बी यूज्ड फॉर द पीपल। और दूसरी बात जो आपने फिजिकल क्लिफ की है, ये दिस इज अनदर बिग चैलेंज। ये जीत तो गए हैं, क्योंकि एक सक्सेस होती है, विक्ट्री होती है इलेक्शन जीतना, दूसरी सक्सेस होती है हाउ टू मैनेज योर सक्सेस। ये आप अपनी सक्सेस को मैनेज कैसे करते हैं, इसके लिए ये जो टैक्स कट है, जो बजट डेफिसिट है, जो नेशनल डेट, आपको याद होगा माइकल मलन ने कहा था कि दिस हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, दैट्स ट्रू, और दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। इसके लिए बोथ साइड्स विल हैव टू रिकंसाइल एंड लर्न टू वर्क टुगेदर। और फिजिकल क्लिफ में जो बुश ने टैक्स कट्स दिए थे, वो जो टैक्स कट्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे 1 जनवरी से पहले। उसके लिए इनको फिर टैक्स लगाने पड़ेंगे, व्हिच पीपल विल नॉट लाइक। तो हाउ टू अवॉइड दैट, इसके लिए इन दोनों साइडों को आपस में नेगोशिएटेड, कंप्रोमाइज, डिग्निफाइड करना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन वाला कंप्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा। फिलहाल even though Republicans are demoralized in a way, licking their wounds, लेकिन still they are down, but they are not out. That's true. That's very true. They are not out. They are down, but they are not out. Mohsin, मतलब they are not doomed. They are just have to deal with challenges. Right, right. मोहसिन, हमने अभी जब बात कर रहे थे तो डेमोग्राफिक्स का जिक्र भी हुआ, और इन इलेक्शंस ने एक और चीज़ भी साबित की कि अमेरिका में हुकूमत या नया सदर के इंतखाब में सिर्फ सफ़ेद फार्म जो है वो कोई बड़ा किरदार नहीं अदा कर सकते अब। यानी पहले आज तक सफ़ेद फार्म जिसको चाहते इलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मुल्क की डेमोग्राफिक्स ऐसे चेंज हो गई हैं कि थिंग्स हैव चेंज्ड। आप क्या समझते हैं कि जो ये लैटिनो वोटर है और जो दूसरा इमिग्रेंट वोटर है, जो पीपल ऑफ कलर का वोट है, उसने अमेरिका की सियासत पे कितना बड़ा असर डाला है? हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि और कितना इस पे असरअंदाज होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको पता है जो 2008 का ओबामा का इलेक्शन था और ये जो 2012 का इलेक्शन है, इसमें ओबामा को पॉपुलर वोट्स जो हैं पिछले इलेक्शन से कम मिले हैं। और अभी जो लेटेस्ट अभी आज की इतलात हैं कि रोमनी ने फ्लोरिडा भी कंसीड कर लिया और उसने कहा वो हम हार गए हैं और अभी तक हतमी नतीजा सामने आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 93% एफ्रो अमेरिकन, 71% लैटिनो, 73% एशियन अमेरिकन, ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं और ये बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, पीपल्स ऑफ कलर्स हैं अमेरिका की पॉपुलेशन के। तो इनका एक जो ट्रेंड है ये बता रहा है कि एक डेमोग्राफिक ट्रेंड जो है वो उसको बताता है। और सेकंड, जो 50 रियासतों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, लेकिन जो मैटर हुआ वो 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में हुआ। उन 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में से जैसे वर्जीनिया, फ्लोरिडा, इवन टू सम एक्सटेंड न्यू हैम्पशायर, ओहायो में अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के बहुत से लोग हैं। फ्लोरिडा भरा पड़ा इंडियन पाकिस्तानियों के साथ, और पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पर भी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ ऑफ कलर्स भी हैं। तो ये जो 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में डिसाइडिंग एक फैसला कौन किरदार अदा किया, तो इन स्टेट्स में भी जो डेमोग्राफिक थी वो उसका एक इम्पैक्ट हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटीज़, इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए इस इलेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि आपकी एक ताकत इमर्ज हो रही है, आप इसको ओन करें और आप इसको आइंदा आने वाले हर पॉलिटिकल प्रोसेस में इसको एक्सरसाइज करें। राइट राइट राइट। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और सवाल ये है कि ओबामा की री इलेक्शन के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इसका किस किस्म का असर पड़ेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि
ये पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें हार्डली 10% पीपल वर इंटरेस्टेड, 80% लोग वर गियर्ड डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है, इनको ये पता है कि जब तक इनका रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं होगा दुनिया में, उस वक्त तक दे कैन नॉट कंटिन्यू टू रिमेन द मोस्ट पावरफुल नेशन स्टेट। तो इन्होंने अपना डिफाइन कर लिया है कि फ्यूचर में, सिंस दैट इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, तो सबसे मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड दे वांट टू कीप विद ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और उसमें मोस्ट ऑफ इट, ये मैं पाकिस्तान वालों से भी कहता हूं कि दे शुड नॉट थिंक कि चाइना इज देयर नेबर, अफगानिस्तान इज नेबर, नो, इवन यूएसए इज देयर नेबर। विद द कटिंग एज दे विल कीप देयर बेस्ट फोर्सेस इन एशिया ऑल अराउंड अस। दे आर बिल्डिंग पार्टनरशिप। तो आपको गुज़श्ता 4 सालों की जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी थी, क्या आपको उस पॉलिसी में कोई शिफ्ट नजर आ रही है? यानी ये तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आई एग्री विद यू कि वो हर मुल्क के हैं और उनके हैं और रहेंगे। हाँ, उसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि इसमें शिफ्ट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पॉलिसी इनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी और पेंटागन बनाता है, और इनका जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, दे हैव द लिवरेज। राइट, इनके ग्रुप्स हैं, लॉबिंग ग्रुप विद वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कि बड़े पावरफुल, उनकी जो इनपुट है वो इसमें आती है। लेकिन अभी इसमें हम देख रहे हैं डेविड पेट्रियस ने रिजाइन दे दिया है एज ए CIA चीफ। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है उसमें डेविड पेट्रियस का बहुत बुनियादी किरदार है। डोंट यू थिंक इसके बाद इसमें कोई चेंजेस के इम्कानात हो सकते हैं? ये ड्रोन की जो सारी थी फिलॉसफी और वो जो चैलेंज बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, उसके पीछे पेट्रियस ही थे, एंड ही वाज द मैन as he was running all this, and he was always recommending Obama that this is in the best interest of USA, क्योंकि drone is the only weapon they have for against those people जो पाकिस्तान आके से निकल के अफगानिस्तान में जाके हमारे सोल्जर्स को, पेंटागन नेटो के सोल्जर्स को, अफगान सोल्जर्स को मार के वापस आ जाते हैं, उनके खिलाफ दिस इज द ओनली वेपन एंड वी शुड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज, सो वी डोंट सी टू मच चेंज। और जहांगीर, मेरा ख्याल है जब तक ये हमारा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उस वक्त तक पिक्चर वाजे हो जाएगी। मेरा ख्याल सेक्रेटरी क्लिंटन जो हैं वो अभी तक अपने फैसले पर कायम है कि वो रिटायर हो जाएंगे, और वो कंटिन्यू नहीं करेंगे सेकंड टर्म में। उसका जॉन कैरी का ख्याल हो सकता है, जॉन कैरी जो कि सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है, वो शायद उन्हें रिप्लेस करें। अब 2 चीज़ें यहाँ पर आप देखें, जो बाइडन है वो आपको पता है उनका सारा थ्रू आउट कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर फॉरेन उस कमेटी में रहा है, एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। इसी तरह जॉन कैरी का भी सारा फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन एंड अ वेरी लॉन्ग कैरियर। नंबर 1। नंबर 2, सेक्रेटरी क्लिंटन जो थी 2008 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट ओबामा की प्राइमरी इलेक्शन में कंपेटिटर थी, और वो सेक्रेटरी क्लिंटन बनाई गई। उन्होंने बड़ा इंडिपेंडेंट रोल अदा किया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मुझे पता है कि जो सेनेटर कैरी हैं, ये सीनियर सेनेटर भी थे सेनेट में जब ओबामा थे, और सेनेटर कैरी से ओबामा बड़ी हद तक मुतासर भी हैं। तो लिहाजा अब इस प्लस पाकिस्तान के हवाले से तो कैरी ही को हमेशा इस्तेमाल किया गया। कैरी को हमेशा अगर रेमंड डेविस का वाकया हुआ, कैरी गए, और मैं समझता हूं कैरी का वाकया हुआ, कैरी गए। कैरी का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। तो हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस सेकंड टर्म को एडवांटेज लेना चाहिए। और मैं इसको इस तरह देखता हूं कि जब भी ताल्लुकात हैं, जी डॉक्टर साहब एक मिनट रहिए, वकील साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि देखिए, हमारे चाहे वो ज़ियाउल हक के ज़माने से आज तक हमारे पेंटागन के से ताल्लुकात होते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट तो वज़रात ख़ारजा से ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, ना बने, ना गवर्नमेंट चली। तो हमारे ताल्लुकात का जो मंबा है, जो हमारा वो है पेंटागन टू आवर आर्मी, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। उसको बहुत कोशिश की गई शुरू में ओबामा साहब ने, हिलरी क्लिंटन ने, कि ताल्लुकात स्टेट डिपार्टमेंट हो। आज भी हमारी इमदाद का बड़ा हिस्सा है। तो पहले तो ये बात यहाँ पे कि हमारे ताल्लुकात यूनिक ताल्लुकात। मैं वकील साहब आपकी तरफ में दोबारा आता हूँ, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज स्टे विद अस।